हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा, को फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। यहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं पहले आपको अपने थोड़े से कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम नेक्सस क्लासेस पे आपके लिए क्या कोर्स लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हम आपको 10th क्लास का टर्म 1 का कंप्लीट कोर्स रिवाइज कराएंगे, ठीक है जी। फर्स्ट यहाँ पे जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो मैंने डिस्कस करना है और फिज़िक्स एंड बायोलॉजी जो है वो दूसरे टीचर्स ने करना है। बाकी मैथ्स भी हमारे अलग टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेक्सस क्लासेस में हम आपके सामने सभी सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफाइड स्पेशलिस्ट टीचर्स लेके आएंगे, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा पहला टॉपिक विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ जी बच्चे, तो हमारा ये 10th का पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है जी। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो भाई सबसे पहली बात ये आती है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका मतलब पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें उसका मतलब पता होना ज़रूरी है कि हमें इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अनटिल और अनलेस हमें यही नहीं पता कि हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके साथ हमारा लिंक नहीं बन पाता, ठीक है। तो भाई केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, तो बेटा ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम बेसिकली केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन होती है। अब जैसे केमिकल चेंज का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि भाई मान लीजिए कोई भी एक या एक से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस है, वो कुछ उसमें चेंजेस आए, कुछ केमिकल चेंजेस आए और वो कोई नई चीज बना ले, ठीक है ना, कोई नया सब्सटेंस बना ले। मतलब पहले कोई भी एक सब्सटेंस था, जस्ट इमेजिन कोई सब्सटेंस था ए और बी, ठीक है। इट मे बी जस्ट ए, ऐसा नहीं है कि दो ही होने जरूरी है, ऐसा भी नहीं है कि एक ही होना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है कि दो, एक या दो ही हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि भाई हमारा कोई भी सब्सटेंस, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे और एक कोई भी नया सब्सटेंस बन सकता है। इट कुड बी ए बी, इट कुड बी सी। इसका मतलब है कि ए प्लस बी से कोई नया सब्सटेंस सी बन गया, इससे ए बी कुछ बन गया, कुछ भी बन सकता है। एक से कोई दो नई चीजें बन जाए। तो क्या है बेसिकली कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस से उसमें कुछ चेंजेस होके कोई नए सब्सटेंसेस बन जाए। दैट इज बेसिकली आर केमिकल रिएक्शन। और इसी चीज को केमिकल चेंज भी हम बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम इस चैप्टर को आगे थोड़ा अच्छे से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ जी, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, it is basically a chemical change in which one or more substances react to form one or more products of entirely different properties। जो चीज बनेगी ना वो ऐसा नहीं है कि सेम बनेगी या फिर उनकी भी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की और बना लिया भाई पानी, सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की और बना लिया पानी, सही है जी। अब एक छोटी चीज बताता हूं। अब आपको पता है ऑक्सीजन जो है दैट इज अ सपोर्टर ऑफ फायर, हाँ के ना। मतलब अगर कहीं कंबशन, बेसिकली फायर या कंबशन बोले कि अगर कहीं पे आग लगती है तो ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से वहां पे हमारी जो फायर है वो बढ़ेगी, कंबशन का रेट बढ़ेगा। जबकि पानी को हम किस लिए यूज करते हैं? पानी को हम यूज करते हैं कि अगर कहीं पे आग लग जाए तो हम उसे बुझा सके, हाँ के ना। तो देखिए बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीज से कोई नई डिफरेंट चीज बन जाएगी। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, सही है जी। आई होप ये एकदम बेसिक सी टर्म आपको समझ में आई होगी। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? क्या होता है कि भाई कोई एक या एक से ज्यादा चीज कोई नई चीज बना लेती है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक रिएक्शन एक ही तरीके से होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बस जहां पे मिले वहां पानी बना दिया। अब भाई जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, जहां बैठ के आप लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे उस रूम के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है एनवायरमेंट में, बिल्कुल है। क्या वो पानी बनाते जा रहे हैं? नहीं।
नहीं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है, उनके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो चलिए ये है हमारी एक केमिकल रिएक्शन। अब बात ये आती है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा, हाउ टू डिटरमाइन इफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, के रिएक्शन हुई भी है कि नहीं हुई है, हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है जी, तो भाई देखिए बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी, पहली बात कोई नए प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है ना, कोई नए प्रोडक्ट बन जाएंगे। दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है कि कलर चेंज हो जाए, कोई कलर चेंज हो जाए तो भी वो केमिकल रिएक्शन है। तीसरी चीज है ना, देखिए कोई नए कलर चेंज हो जाए, किसी रिएक्शन में टेम्परेचर ही चेंज हो जाए। जैसे अब एक चीज बताता हूँ, आपने कभी देखा होगा, ये देखिए आप बिल्कुल डेली लाइफ में आप देखेंगे हर चीज एक काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है। आपने ग्लूकोज डाला है ना, पानी में ग्लूकोज डाला और आपने उसे मिक्स कर दिया, आप देखेंगे जो जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे ना, उसमें थोड़ा सा वो कंटेनर ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाता है भाई, क्योंकि उसमें असलियत में क्या हो रहा है, एक तरीके से वो एनवायरमेंट से कम टेम्परेचर हो जा रहा है उस जगह का, तो टेम्परेचर चेंज को भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। चेंज इन स्टेट का क्या मतलब हुआ भाई, जैसे आपको पता है कि बेसिकली हमारे मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर जैसे आप मान लीजिए फ्रीजर में से बर्फ लेके आते हैं, सही है जी, फ्रीजर में से बर्फ लेके आते हैं और आपने क्या किया, आपने वो जो बर्फ रखी है ना, बाहर लाके रखी फ्रीजर में से, तो थोड़ी देर के बाद वो पिघलनी चालू हो जाएगी, मेल्ट होना चालू हो जाएगी। तो बेसिकली इवन चेंज इन स्टेट, लाइक एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है बेटा, आइस बर्फ से लिक्विड स्टेट में आ गई तो वो भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। कलर में कोई चेंज आ जाए वो भी केमिकल रिएक्शन है। जैसे एक बहुत बेसिक सा है, आपके इसी चैप्टर में आएगा कि भाई सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड जो है उसे आप धूप में रख दीजिए, सिल्वर क्लोराइड होता है वाइट कलर का, उसे अगर आप धूप में रख देंगे या धूप में वो रह जाता है किसी वजह से, तो होता क्या है कि वो आफ्टर सर्टेन टाइम वो ग्रे कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो क्या हुआ, व्हाइट कलर ग्रे में कन्वर्ट हो गया। ऑल्दो द रीजन बिहाइंड दैट इज कि सिल्वर क्लोराइड में से, AgCl में से क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है और वहां पे सिर्फ सिल्वर बचता है। तो चेंज इन कलर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, मैंने आपको बताया भाई पहले कुछ टेम्परेचर था, रिएक्शन आफ्टर सर्टेन टाइम टेम्परेचर चेंज हो गया, वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकल जाना, जैसे AgCl का मैंने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है, वरना एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा एग्जांपल है। जनरली आप कोई मेटल लीजिए which should be more reactive than हाइड्रोजन, और उसकी रिएक्शन किसी भी एसिड से करा दीजिए, है ना, जैसे यहाँ पे H2SO4 ले लिया, इसकी जगह पे HCl ले लीजिए, कोई भी गैस ले लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर ये मेटल, इफ दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, कहेगा भाई यहाँ पे तो मैं बैठूंगा, मैं तो उससे ज्यादा रिएक्टिव हूँ, सही है। अब क्या करेगा, ये यहाँ पे ये किसी भी मतलब जो भी इसकी वैलेंसी होगी दैट डिपेंड्स, उसके साथ ये सल्फेट के साथ सॉल्ट बना लेगा, ठीक है जी। अब वो डिपेंड करेगा कि भाई मेटल की और सल्फेट की, जैसे सल्फेट की तो आपको पता ही है कि वैलेंसी 2 होती है, -2 है ना, तो मेटल की डिपेंड करेगा वो किस रेशो में आपस में एक तरीके से बनेंगे, और उसके साथ साथ आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, सही है। यहाँ पे इन दिस केस दूसरा सॉल्ट बना लेगा, क्या, MxCl, एक्स और वाई बेटा सिर्फ वैलेंसी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मान लीजिए जस्ट इमेजिन कि दिस मेटल इज सोडियम, अगर ये सोडियम होता तो यहाँ पे बन जाता Na2SO4, वाई, बिकॉज सल्फेट की तो क्या है -2 थी, है ना, या फिर 2 बोल दीजिए, इसकी 1 है, तो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो Na2SO4, सही है ना, जो भी जैसी भी वैलेंसी का है उस हिसाब से वो सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। सिमिलर इन दिस केस, मेटल जैसा है उसी के हिसाब से क्लोराइड के साथ वो आपस में कंबाइन होगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये देखिए एरो बना रहा हूं इस तरह से, इसका मतलब है गैस बाहर निकल गई। अभी आगे आगे चल के चीजें बताऊंगा इसके बारे में भी, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। अब हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना 2 चीजें होती हैं, एक रिएक्टेंट जिससे रिएक्शन हो रही है ना, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट हुई, दूसरी चीज प्रोडक्ट, और इनके बीच में होता है ये एरो।
ये जैसे देखिए हर रिएक्शन में मैं एक एरो बना रहा हूँ। तो बात क्या है, रिएक्टेंट से बनते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से बनते हैं प्रोडक्ट जिनकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट हुई, जो बन रहा है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट जो खर्च हो रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में जो चीज खर्च हो रही है दैट इज रिएक्टेंट। एरो से हमें पता लगता है कि भाई इसकी जो ये टेल वाली साइड है ये बताती है कि यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई है, ये जो हेड वाली साइड है ये बता रही है कि भाई यहां से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये इधर से इधर की तरफ रिएक्शन चल रही है, सही है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। और ये एरो हमें बताती है कि क्या साइड रिएक्टेंट है और क्या साइड प्रोडक्ट है। ठीक है जी, आई होप केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, दूसरी चीज कैसे हमें पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, उस चीज का हमें कैसे पता लगेगा। सही बात है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज आर व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अभी मैंने जैसे बोला कि मान लीजिए कि हम किसी रिएक्शन को लेते हैं, और हम इस तरह से बोल देते हैं कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की और पानी बना लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की और पानी बना लिया। कोई और ले लेते हैं एग्जांपल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, MgO बना लिया। तो इन चीजों को एक तरीके से बोलना, जस्ट बोलना ऐसे कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया और पानी बना दिया, वाटर बना लिया। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो चीजें हैं बेटा, ये एक तो इतनी लंबी हो जाती हैं, ऊपर से इनसे कोई मतलब, जैसे अब हमें ये नहीं पता कि भाई हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में, मतलब हाइड्रोजन इज इट इन एटॉमिक फॉर्म और इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमें रिएक्शन को सिंबलाइज करना होगा, जिसमें कि एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो उसमें जो भी वो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसे उसकी फ्री फॉर्म में लिखते हैं। फ्री फॉर्म का मतलब कि जैसे वो दुनिया में मिलती है, पाई जाती है। मतलब जैसे हाइड्रोजन है ना, अब हम हाइड्रोजन बोल देते हैं, तो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है नॉर्मली ऐसे, है ना, जो एनवायरमेंट में वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, H2 फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन N2 में होगा, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, हीलियम He, नियॉन Ne। अब बात ये होती है कि कोई मॉलिक्यूलर कोई एटॉमिक, क्यों, डिपेंड्स कि भाई उसकी ऑक्टेट किस सिनेरियो में कंप्लीट हो रही है या फिर वो कैसे स्टेबल है। तो बेसिकली फ्री फॉर्म का मतलब है कि स्टेबल फॉर्म में वो कैसे है। तो हमें ये जो रिएक्शन लिखनी होती है हमें हमेशा स्टेबल फॉर्म में लिखनी होती है। अब ऐसे लिखना तो भाई कोई खास मतलब बना नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, इन्हें सिंबलाइज करते हैं, इनके सिंबल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन H2 फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में, ठीक है बेटा, और वाटर H2O फॉर्म में। तो दिस इज अ बेसिक केमिकल इक्वेशन, जिसमें कि क्या किया हमने, किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स के अकॉर्डिंग लिखा, दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंसेस है उसे उनके फॉर्मूले के हिसाब से लिख दो, केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। इतना बेसिक है, सही है जी। चलिए नेक्स्ट इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट है हमारा बेटा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब बात ये आती है कि भाई पहली बात तो बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा भी देखिए मैंने पिछली रिएक्शन ऐसी लिख दी थी बस सीधा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की और पानी बना लिया। अगर इस रिएक्शन को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक H2 का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और इससे एक H2O का मॉलिक्यूल बन रहा है। लेकिन अब इसमें एक चीज देखिए, हाइड्रोजन इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे देखिए, ये क्या होती है, रिएक्टेंट साइड, एरो के इस साइड क्या होते हैं, प्रोडक्ट साइड। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है, बढ़िया एकदम। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन के एटम है और जबकि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो भाई बात ये आती है कहाँ गया वो 1 ऑक्सीजन का एटम, कहाँ गया, ऐसा क्या खर्च हो गया या कहाँ चला गया। तो बात ये बेटा, एक 9th क्लास में भी आप पढ़ते होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा क्या कहता था कि भाई जितना रिएक्टेंट का मास है ना उतना ही करेक्ट प्रोडक्ट का मास बनेगा। मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारी चीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसको भी उस बात को प्रूव करने के लिए कह दीजिए या फिर उस बात को सही बोलने के लिए हमें इसकी बैलेंसिंग जरूरी है। दूसरी चीज, जब आप
नेक्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपने 11th का मोल कंसेप्ट, है ना, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, या आपने 9th में ही पढ़ा होगा थोड़ा। तो वहां पे भी बेटा हम जो मोल कंसेप्ट करते थे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमें करेंगे आगे चल के, उन सब में भी हमें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम डायरेक्ट बता सकें कि भाई कौन सा रिएक्टेंट कितना खर्च हुआ और कितना प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसलिए बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है जी। तो अब यहाँ पे अब हम बैलेंसिंग करने का, सर बैलेंसिंग करने का कोई तरीका, तो भाई देखिए वैसे तो बैलेंसिंग का सीधा सा एक ही फंडा है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब आप करके देखिए, हो जाएगा, नहीं होता है दोबारा से करके देखिए, ठीक है। तो बेसिकली इट नीड्स प्रैक्टिस, मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा फंडा है यार। जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं इस एरो के, उतने ही राइट हैंड साइड पे हो जाए, बात खत्म। दिस इज बैलेंसिंग। अब इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है भाई, कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहली बात, जो भी सब्सटेंस लिखे हैं उसके फॉर्मूले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। मतलब H2O2, अब ये H2O है, अब कोई बच्चा कहे कि सर ये O2 यहाँ लिखा है, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ इस जगह पे, है ना, हो गया सर बैलेंस, बहुत बढ़िया, एकदम टॉप क्लास काम हो गया, बन गया H2O2, हो गया बैलेंस। बेटा तूने पानी को बना दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो पता है ये क्या है, ये ब्लंडर, सुसाइड, ये तूने गड़बड़ कर दी। वो टीचर तो पहले तो वो देखेगा, फिर वो हंसेगा, फिर वो तीसरा सोचेगा कि इसे पढ़ाया किसने है ये। तो इसलिए उस सब के लिए सबसे पहली बात, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुमने जो भी फॉर्मूला लिखा है उसे एक तरीके से भाई साहब जेल में डाल दो कि इसे हम बाहर नहीं निकालेंगे, इसके साथ छेड़ाखानी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसके साथ छेड़ाखानी हुई तो सारा मामला गड़बड़ है। इस वजह से इसके साथ छेड़ाखानी नहीं करेंगे, इसके आगे हम नंबर लिखेंगे, पीछे नहीं आगे। और यहां पे जो नंबर आएगा उस नंबर को हम बोलते हैं स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। बेसिकली जब आप नेक्स्ट ईयर +1 में जाके भी थोड़ा पढ़ेंगे तो वहां पे आते हैं स्टीशियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन, तो कि किसी केमिकल रिएक्शन की क्या स्टीशियोमेट्री। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि बैलेंसिंग के बाद जो नंबर आएंगे ना उन्हीं को स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। हम फालतू अभी ज्यादा चीजों में नहीं घुसते हैं कि कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब भाई हमें बैलेंसिंग करनी है, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इसमें हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग में हमें आगे नंबर लिखना होगा, ठीक है जी। अब 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कोई जरूरत नहीं बैलेंस करने की। 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो भाई इसका मतलब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। हो गया सर, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो 4 हो गए अब 2 की जगह, तो अब इन्हें भी इधर बैलेंस करना होगा, यहाँ पे भी 2। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। अब एक चीज बताता हूं, वैसे इसका कोई, मैं वही बोल रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल ही तरीका है इसे करने का, लेकिन इसमें फिर भी एक चीज मैंने जो देखी है, फील की है कि कैसे जनरली हो जाता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा नंबर में कोई एटम है ना रिएक्शन में, सबसे पहले उसे बैलेंस करने की तरफ चलो, बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि रिएक्शंस बैलेंस हो जाती है। चलिए हम 1-2 एग्जांपल्स और लेते हैं बैलेंसिंग के, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो। तो चलिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स C6H12O6, है ना, इसे ग्लूकोज बोलते हैं। वैसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज 2 चीजें होती हैं, बट चलिए उसमें नहीं चलते, अभी हम सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करने तक चलते हैं। यहाँ से C6H12O6 है और ऑक्सीजन बनाई है, बहुत बढ़िया। CO2 + H2O गिव्स C6H12O6 + O2। सही है भाई, मैंने क्या बोला था, इसे सीधा जेल में डाल दीजिए भाई साहब, कोई छेड़ाखानी नहीं करनी, कोई छेड़ाखानी नहीं करनी फॉर्मूले के साथ, कंपाउंड के, सब्सटेंस के फॉर्मूले के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करनी, वरना क्या हो जाएगा, ब्लंडर। तो उस ब्लंडर से बचने के लिए हमने इसे जेल में डाल दिया। और अब हम यहाँ पे बैलेंसिंग करके देखेंगे। मैंने क्या बोला आपको, जनरली उससे बैलेंसिंग कीजिए जो सबसे ज़्यादा नंबर में है। कार्बन 6 में है मैक्सिमम, और हाइड्रोजन इधर से 2, इधर 6, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ पे 12 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12/6, सिंपल। 6 से किया, ठीक है भाई, हाइड्रोजन हो गए 12 हो गए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम सर एकदम सही चल रहा है काम। चलिए भाई, इसके बाद ऑक्सीजन इधर 6, इधर 6 और 2 8, इधर भी 8, अरे ये तो है, लेकिन कार्बन के साथ तो दिक्कत है, कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया।
कार्बन बैलेंस 6 6, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन 12 12, बहुत बढ़िया। रही बात ऑक्सीजन की, 6 × 2 12 प्लस 6 18। यहाँ पे कितने हैं 6, पहुँचाने कितने हैं 18, तो मैं क्या करूँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, हाँ के ना। 6 और 12 18, 6 और 12 18, हो गई बैलेंस। इतना बेसिक है। तो मैंने बस एक चीज पे ध्यान रखने बोला कि फॉर्मूले के साथ छेड़खानी नहीं, फॉर्मूले के साथ छेड़खानी हो गई तो मामला गड़बड़ है। ठीक है जी। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। चलिए भाई वही सेम तरीका, Na2CO3, देखिए ये जेल में हमेशा मत डालने लगना, विद टाइम जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी फिर आपको पता लग जाएगा कि इसका छेड़खानी नहीं करनी है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है ना। उसको फिर ये नहीं है कि सर हमेशा ये बना के आए क्या, ये कोई रूल वूल नहीं है, ये सिर्फ ये है कि जिससे कि आप गलती ना करो उससे बचाने के लिए ये। ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, सही है बेटा। चलिए भाई वन लास्ट टाइम जेल में चल डालते हैं भाई ने। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के साथ छेड़खानी नहीं करनी। सही है बेटा। अब करते हैं शुरू बैलेंसिंग फिर से। तो भाई यहाँ पे हमारा जो, चलिए हो जाएगा अपने आप। हाँ जी, 2 सोडियम है, वहाँ पे 1 सोडियम है, 1 कार्बन 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन। अरे भाई क्या चक्कर है, 2 सोडियम है 1 है। तो चलो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 NaCl, अब जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो इससे ही कर देते हैं स्टार्ट, है ना। Na हो गया बैलेंस, बहुत बढ़िया। 1 कार्बन 1 कार्बन, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ पे अब 2 क्लोरीन हो गई तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन करनी पड़ेंगी भाई, हाँ के ना। चलिए भाई ये हो गया है, दोबारा से एक बार लास्ट टाइम चेक करते हैं। 2 सोडियम 2 सोडियम, बहुत बढ़िया। 1 कार्बन 1 कार्बन, बहुत बढ़िया। 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ठीक है जी। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। हो गई क्या भाई रिएक्शन बैलेंस? बिल्कुल हो गई सर। किसी को कोई दिक्कत? तो इतना बेसिक है इन रिएक्शंस को बैलेंस करना, और बाकी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। इन केस कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, आपको सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई नेक्स्ट, हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अब भाई मोर इन्फॉर्मेटिव, अब बात ये होती है कि कोई रिएक्शन हमने लिख दी, इक्वेशन लिख दी, उसके बारे में हमने लिख दिया जैसे भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, हमने ये सिर्फ बता दिया। अब मान लीजिए कोई एक बंदा है, वो देख रहा है उस रिएक्शन को जो आपने लिखी है, उसे ये नहीं पता कि हाइड्रोजन किस स्टेट में है, ऑक्सीजन कैसी है, और मतलब क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, सिर्फ बता दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, खत्म। तो ऐसे काम नहीं चलता। तो हमें क्या करना पड़ता है, उन रिएक्शंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से बताने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम उन्हें एक प्रॉपर वे में लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। सही बात है। एक बार बैलेंस कर दें फिर से, इधर 2 कर देते हैं और इधर 2 कर देते हैं, रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। सही है बेटा। अब इस रिएक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम दें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि जो भी इसे पढ़ रहा है उसे समझ में आए कि हाँ भाई ये क्या कहना चाह रहा है, कैसे कैसे ये रिएक्शन हुई है, क्या इसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात, हम जितने भी सब्सटेंस हैं उन सब की फिजिकल स्टेट लिख देंगे। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन जनरली गैसियस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में होता है, और पानी लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताई, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, जिसकी जो भी फिजिकल स्टेट है ना, इधर सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है, वो हमने उसकी स्टेट उसके साथ बतानी है। अगर जैसे जनरली काफ़ी रिएक्शंस जो होती हैं उसमें क्या होता है, वो एक्वस मीडियम, एक्वस मतलब पानी में मिक्स करके होती हैं, तो वहाँ पे जब वो बताना होता है तो हम उसकी जगह पे AQ वर्ड यूज कर लेते हैं, दिस इज एक्वस। ठीक है ना, एक्वस। ठीक है बेटा, एक्वस इसके लिए हो गया। सॉलिड लिक्विड गैस जो भी चीज़ें, सॉलिड्स के लिए S, लिक्विड्स के लिए L, गैसेस के लिए G, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे हम उसके बारे में लिख देते हैं। ठीक है भाई। दूसरी चीज, बाय राइटिंग कंडीशंस। अच्छा, कंडीशंस का क्या मतलब हुआ भाई, यहाँ पे कंडीशंस का बेसिक मतलब ये है बेटा
किस टेम्परेचर पे हो रही है रिएक्शन, तो उसका टेम्परेचर यहाँ एरो के ऊपर लिख सकते हैं। क्या प्रेशर था उस रिएक्शन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्शन कैसे भी होने लगेगी, उसके लिए हमें पर्टिकुलर रिएक्शंस के साथ कोई मतलब किस टेम्परेचर पे हो रही है, किस प्रेशर पे हो रही है, कोई कैटलिस्ट तो रिक्वायर्ड नहीं है। कैटलिस्ट एक यहाँ वर्ड आया, कैटलिस्ट बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को या तो तेज कर देता है या स्लो डाउन कर देता है, वो डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है, सही है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट हमेशा फास्ट ही करेगा रिएक्शन को, ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ जनरल टर्म्स में हम बोल देते हैं कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ऑल्दो वो स्लो डाउन भी कर देता है, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो जो भी कैटलिस्ट है उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी, कैटलिस्ट को लिख देंगे, फिजिकल स्टेट्स को लिख देंगे, टेम्परेचर किस पे रिएक्शन हो रही है, प्रेशर कितना प्रेशर है रिएक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है ना। तो ये सब की सब चीज़ें जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में लिख देंगे, और कोई रिएक्शन हीट करने पे तो नहीं हो रही है, या फिर किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व तो नहीं हो रही है, हीट बाद में तो नहीं हो रही है ना, कि भाई कई बार जैसे आपने वर्ड सुना होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एंडोथर्मिक रिएक्शन, अभी हम वैसे तो डिस्कस करेंगे, बट ये जितनी भी चीज़ें हैं हमें एक रिएक्शन को जितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे उतना ही उसे पढ़ने वाले के लिए आसान होगा उस रिएक्शन के बारे में जानने के लिए। कि भाई एक मान लीजिए एक कोई इंसान है, वो आपकी एक रिएक्शन को पढ़ता है, आपने उसको कुछ नहीं बताया, सिर्फ रिएक्शन लिख के दे दी, तो उसमें जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, क्या फिजिकल स्टेट्स हैं, क्या टेम्परेचर पे हो रही है, क्या प्रेशर पे हो रही है, क्या किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, क्या इसमें रिएक्शन में एनर्जी ली जा रही है, मतलब कि एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, या फिर एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि जब रिएक्शन चलती जा रही है तो धीरे धीरे रिएक्शन में से एनर्जी एमिट हो रही है। तो ये सब चीज़ें जब हम बताएंगे तो उससे रिएक्शन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी, सही है बच्चों। चलिए, हाँ जी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो बेटा, केमिकल रिएक्शंस जो हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई क्या होता है केमिकल रिएक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है कि कोई भी केमिकल चेंज, किसी रिएक्टेंट से कोई नए प्रोडक्ट बन जाना, उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये रिएक्शंस भी काफ़ी अलग अलग तरह की हैं, तो हम अब उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। चलिए, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत आसान है, बहुत आसान है, और मतलब तरीके से पढ़ा जाए तो ये चैप्टर मतलब अभी जो भी जितना भी टाइम 1-1.5 घंटे में जितने में भी इतने में पूरा समझ में आ जाएगा। देन यू कैन गो थ्रू योर NCERT और वट एवर रेफरेंस बुक यू हैव, उससे पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। उसके बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस बार 10th के बोर्ड्स में आपके लिए आएंगे, ठीक है ना, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। तो पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वर्ड से ही पता लग रहा है, कंबाइन करना, जोड़ना दो चीजों को, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा कि मान लीजिए क्या होगा, एक या दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में आके कंबाइन होंगी और एक चीज बना लेगी। 2 से 1 में बनना, 3 से 1 में बनना, मतलब कैसे भी करके कंबाइन होने, इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि बहुत अच्छा, बहुत आसान एग्जांपल है यार, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, हाँ के ना, 2 चीजों से मिलके 1 बन गई तो कंबाइन हो गया, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, बैलेंस करनी है ना, अरे पिछली भी नहीं की थी तो चलो कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे भी 2 हो गया। तो क्या हुआ, 2 चीजों से मिलके एक चीज के बनने को when 2 or more substances tends to combine, है ना, tends to combine and form one product, तो that particular kind of reaction is known as combination reaction। 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलके कोई एक चीज बना ले, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सही है बच्चों। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जस्ट उल्टा है। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 2 चीजें आके एक चीज को बनाती थी, 2 रिएक्टेंट आके एक प्रोडक्ट को बनाते थे। यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्टेंट टूट के एक से ज्यादा चीजें बनाएगा, ठीक है ना। डीकम्पोज, टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है ना। एक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा, उससे मल्टीपल चीजें बनेंगी, इट कुड बी 2 और मोर, ये डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया और यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निकल गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक के टूटने से 2 चीजों का बनना,
ऐसी प्रोसेस को, ऐसी रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आपके सिलेबस में ये डीकम्पोजिशन अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। मेनली 3 तरह के डीकम्पोजिशन है, ठीक है जी। 3 तरह के डीकम्पोजिशन है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन जैसे ये है, इसमें क्या किया, सिर्फ हीट दे देना। अगर कोई डीकम्पोजिशन हीट देने की वजह से है तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन सही है बेटा। पहली चीज थर्मल डीकम्पोजिशन, हीट के कारण ब्रेक डाउन हो जाना किसी भी एक सब्सटेंस का मल्टीपल सब्सटेंस में, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड, डीकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्या किया, पानी लिया, ठीक है बेटा, पानी लिया और उसे इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, उसका इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन करा दिया। ये वर्ड होता है इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी तो उसकी वजह से वो सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो गया, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें क्या होता है, जब आप इसका पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। तो क्या हुआ, 1 से 2 बन गए, किस वजह से, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के तरीके से। अब इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भाई, मतलब जैसे एक बेसिक सा आइडिया देना चाहूंगा, जब भी हम कोई सेल बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एक एनोड, ठीक है ना, एक कैथोड एक एनोड। अगर कभी कोई ऐसे बोल देता है कि भाई कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है, या कोई कह देता है कि एनोड नेगेटिवली चार्ज है, या व्हाटएवर, इस तरह से बोलता है, ऐसे नहीं याद करना है, कोई रट्टा नहीं मारना है, बहुत बेसिक सा फंडा है। कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे, इतना बेसिक है। कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। इस चीज से आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अब एक चीज देखो, पानी जो है, जैसे मैं एक छोटे से ये एग्जांपल क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी है, तो असलियत में पानी जो है बेटा वो 2 आयन से मिलकर बना है, एक H पॉजिटिव आयन, ठीक है जी, दूसरा OH नेगेटिव आयन, सही है। अब भाई जब H पॉजिटिव है तो इससे तो हाइड्रोजन गैस ही निकल सकती है, और ये कैसा है, कैटायन, तो ये किस पे जाएगा, कैथोड पे, ये किस पे जाएगा, कैथोड पे, और ये एनायन जो है ये जाएगा एनोड पे, सही है। अब हाइड्रोजन इसलिए कैथोड पे जाके लिबरेट होगी या डिपॉजिट होगी, और ये एनोड पे जाके। तो बड़ा आसान तरीका है, क्या मैंने बोला, कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे, इतना बेसिक है। अब सेल्स के बारे में वैसे तो आप +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है बेटा। तो एक थर्मल डीकम्पोजिशन हीट देने की वजह से, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से ब्रेक डाउन करा देना। थर्ड है बेटा हमारा जो थर्ड डीकम्पोजिशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम लाइक सनलाइट की वजह से। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी, लेक्चर की स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि कलर चेंज होने वाला है ना, तो वहाँ पे इसी का ही वो है कि भाई जैसे सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में है, और इसे अगर आपने सनलाइट में छोड़ दिया तो होगा क्या बेटा, थोड़ी देर के बाद ये जो व्हाइट कलर का था ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई, बिकॉज इसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, अब मैंने एक चीज और बतानी है, यहाँ पे जैसे मैंने ये एरो बनाया, ये एरो का मतलब है गैस का बाहर निकल जाना। किसी रिएक्शन में आपको ये दिखता है ऐसे, इसका जस्ट उल्टा डाउनवर्ड्स एरो, इसका मतलब है वो पर्टिकुलर कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन हो गया। क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। कोई टेंशन बेटा, प्रेसिपिटेट हो जाना मतलब वो जो कंपाउंड है वो टेस्ट ट्यूब में या जहाँ पे बना रहे हैं वो नीचे बैठ गया, सही है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे सिल्वर क्लोराइड है वो व्हाइट कलर का होता है, तो सनलाइट में रखोगे तो वो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा, तो डीकम्पोज हो गया बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो ये तीसरी तरीके का हमारा डीकम्पोजिशन है। ये यहाँ पे व्हाइट कलर का होता है, और यहाँ पे ये जो है आपको पता ही है, जो हमारा क्या सिल्वर जो इसका क्या कलर होता है, ग्रे कलर, तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये थर्मल, ये हो गया हमारा डीकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट, सही है। तो पहली कॉम्बिनेशन, सेकंड इज डीकम्पोजिशन, सही है जी। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वर्ड सुन लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब किसी चीज को हटा देना, है ना, किसी चीज को हटा देना। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा इसमें क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई एक सब्सटेंस
किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करता है, और जस्ट इमेजिन इसमें ये दोनों के दोनों जो हैं किसी तरीके से, मतलब जैसे ये ए इसको आके यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, कहेगा भाई सुनो मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, यहाँ से हट जा, यहाँ पे तो मैं आके बैठूंगा, तू अपना देख जहाँ तुझे जाना है। तो होगा क्या, दिस ए विल डिस्प्लेस दिस बी एंड विल फॉर्म दिस न्यू कंपाउंड AC, एंड बी भाई साहब शांति साइड में जाके बैठेंगे, क्यों, चल नहीं रही है ना। ऐसे ही होता है ना कि भाई जो ज़्यादा ताकतवर है वो क्या करता है, चलो भाई खड़ा हो, मैं आके बैठूंगा तेरी जगह पे। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्शन होती किस तरह के रिएक्शंस में है, तो इसका बहुत बेसिक सा बताता हूँ बेटा। देखिए जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, जनरली इन केस ऑफ एसिड्स, जनरली इन केस ऑफ एसिड्स लाइक HCl, H2SO4 और कुछ भी, उनमें मेटल्स रिएक्शन करेंगे। मेटल्स, अगर ये मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, अगर ये मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो ये क्या करेगा, ये एक सॉल्ट बना लेगा, ठीक है जी, सॉल्ट बना लेगा। डिपेंड करेगा कि क्या वैलेंसी है, एक्स और वाई इज जस्ट वैलेंसी, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि भाई मेटल कौन सा है, और क्लोरीन की तो आपको पता ही है कि -1 वैलेंसी होगी, है ना, -1 वैलेंसी रहेगी। ये डिपेंड करेगा कि ये कितने कितने नंबर रहेंगे, वो बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे इफ दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव देन दिस हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एसिड्स के केस में हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है और उसकी जगह पे आके मेटल बैठ जाता है। एक तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे बहुत काम की है। दूसरा, ये रिएक्शन मेटल की ही रिएक्शन किसी दूसरे मेटल, जैसे Ma बोल देते हैं, ये Mb, कोई दो मेटल्स हैं अलग अलग, एक A एक B, दूसरे मेटल से, है ना, दूसरे मेटल के किसी सॉल्ट के साथ, जैसे सॉल्ट में तुम सल्फेट ले लो, नाइट्रेट ले लो, क्लोराइड ले लो, कुछ भी ले लो, मेटल के सॉल्ट के साथ है रिएक्शन है, एक मेटल की किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन है। तो अगर दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव देन दिस मेटल, तो इसे डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ, इफ M में, है ना, मेटल A इज मोर रिएक्टिव देन मेटल B, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है ना जी, अगर ये रिएक्टिविटी में ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन होगी, और ये क्या बना लेगा, एक नया सॉल्ट बन जाएगा Ma सॉल्ट का, और Mb भाई साहब बाहर जाके बैठ जाएंगे, Mb भाई साहब बाहर जाके बैठ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेसिक से एग्जांपल, जिसमें मैंने वही बताया। एक मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ याद करने का। हमारे जितनी मेटल्स हैं हमें सब नहीं याद करने, सबसे पहली बात तो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को याद रखना है। अब आपको चलिए तो मेटल ही नहीं है, अरे सुन तो लो यार मैं क्या कह रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को याद रखना है। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल को याद रख लो, बाकी तो सब हायर रिएक्टिव ही है। उसमें कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। और इसमें भी एक चीज बता रहा हूँ, तुम्हारे केस में तो कॉपर ही 99% आना है, ठीक है, थोड़ा बहुत सिल्वर कहीं आ गया तो आ गया, वरना कॉपर का ही गेम रहना है। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन, कॉपर। इससे ऊपर में जितने भी हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, वटेवर, जितने भी हैं सब ज़्यादा रिएक्टिव हैं। मैं सीधा क्या बता रहा हूँ, सीधी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि जिससे ज़्यादा 99% आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाने। तो ज़्यादातर आपकी रिएक्शन यहाँ पे कॉपर की जिंक के साथ, कॉपर की आयरन के साथ, ये सब दिखाई जाती हैं। तो मैंने क्या बोला, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो भाई सुनिए, अगर कॉपर के अलावा ये जो बाकी के ऊपर के हायर, मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के अलावा ये ऊपर के हायर रिएक्टिव मेटल हुए, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे फ्रॉम एसिड्स एंड दे विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल गेट लिबरेटेड। सही बात है। दूसरी चीज, अगर ये जो मेटल है ये इन किसी हायर रिएक्टिव मेटल में से है, और ये जो है सॉल्ट, मैं वही कह रहा हूँ, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चांस है कि ये कॉपर का ही सॉल्ट लेने वाले हैं, सही ना, जैसे कॉपर का कॉपर सल्फेट ही लेते हैं ज़्यादातर। तो मान लीजिए वो कहेगा कि जिंक की रिएक्शन की गई कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है बाकी सब एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये जो है ये एक्सेप्शंस 10th क्लास तक यही चलेंगी। तो ये क्या करेगा, ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा जिंक, और बना लेगा ZnSO4, ठीक है, प्लस कॉपर। कॉपर भाई साहब नीचे बैठ जाएंगे, सही है। तो क्यों हुई ये रिएक्शन, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अदरवाइज अगर यहाँ पे ये कॉपर होता और ये जिंक सल्फेट होता तो देयर विल बी नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होती, रिएक्शन
ही नहीं होती अगर ऐसा होता। मतलब अगर हायर रिएक्टिव मेटल है तो वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है बेटा। अब इसीलिए देखो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा आसान सा मैं बताता हूँ आपको कैसा क्वेश्चन आएगा। कॉपर सल्फेट जो है ये बेसिकली ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। तो वो ये कहता है कि जब इसमें जिंक हम डालते हैं, जिंक के नेल्स बोल देगा या जिंक कैसे ही बोल देगा कि जिंक हम इसमें डालते हैं या आयरन डालते हैं, है ना, आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो तब क्या होता है, ये इसका कलर चेंज होने लगता है। ऐसा क्यों? बहुत बेसिक, बिकॉज दैट जिंक और आयरन विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। सही है जी। तो कॉपर +2 में देता था ब्लू कलर, वहां पे उसका कलर गायब हो जाएगा इस वजह से। सही बात है। दूसरी चीज वो कहेगा कॉपर की रिएक्शन की जिंक सल्फेट से, रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, ना कि कॉपर, है ना। अब आप तो लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ये रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सही है बेटा। चलिए नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? बहुत बेसिक सा वर्ड है। अब उल्ट देखिए इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट में एक ने एक को डिस्प्लेस किया था। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है, दो अलग अलग, ठीक है जी। इसमें ए और सी मेटल है, मतलब ये ए का मेटल का कुछ कंपाउंड है और ये सी का है ना। तो इसमें क्या होगा, ए इज मोर रिएक्टिव। हम मान के चलते हैं ए इज मोर रिएक्टिव देन सी। अगर ए सी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ए क्या करेगा, पहले पिछली रिएक्शन की तरह इसे डिस्प्लेस कर देगा, कहेगा भाई साहब हटो हम आ रहे हैं। सही है, कहता है ठीक है भाई आ जा। लेकिन सी भी इस बार क्या है ना, सी को पता है कि भाई जब मुझे अकेले नहीं बैठने की जरूरत, तू मेरी जगह आएगा तो भाई साहब हम तेरी जगह पे आके बैठ जाएंगे। तो यहाँ से बनेगा ए डी और बी सी। तो इस बार क्या हुआ, सी साहब बी के साथ आके बैठ गए, सी साहब बी के साथ आके बैठ गए। ठीक है बच्चों। तो इसमें इसने इसको भगाया और ये इसकी जगह के बैठ गया। ऐसी रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट, कि एक दूसरे को दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट होगी, दोनों की डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, है ना, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम ले लेते हैं आयरन क्लोराइड के साथ। सही है ना। तो होगा क्या, यहाँ से आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इन भाई साहब को यहाँ से हटा देगा। ये रिएक्शंस जनरली दो मेटल सॉल्ट्स के बीच में होंगी, दो मेटल सॉल्ट्स के बीच में होंगी, वरना एक मेटल सॉल्ट है एक एसिड है तो रिएक्शन हो जाएगी। इस तरह में ये रिएक्शंस देखने को मिलेगी। ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को हटा देगा, खुद बना लेगा, जैसे मान लीजिए FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट बना लिया। और कॉपर साहब क्या कहेंगे, कोई नहीं सर आप मेरी जगह पे आ रहे हैं तो हम आपकी जगह पे आ जाएंगे, हम कॉपर क्लोराइड बना लेंगे। सही है। तो इसने क्या किया, इसने इसे डिस्प्लेस किया, ये इसकी जगह आके बैठ गया। सच रिएक्शन, सच प्रोसेस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है बच्चों। चलिए अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में ही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो वो मैं यहीं से थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ एक चीज़। बेटा जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जनरली जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो जो लोअर रिएक्टिविटी का जो मेटल का जो सॉल्ट बनेगा बाद में, देखिए एक टेस्ट ट्यूब में था FeCl2, दूसरे में था CuSO4, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया। और एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज टाइप ही है। जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये प्योर फॉर्म में, मतलब कि प्योर फेरस, मतलब ये फेरस सल्फेट एंड दिस कॉपर सल्फेट, ये पूरा का पूरा प्योर नहीं, ये एक्वस स्टेट में होते हैं, हमेशा पानी में मिला के ही रिएक्शन की जाती है, अदरवाइज रिएक्शन कुड बी वेरी डेंजरस। ठीक है ना। तो इनको काफ़ी डाइल्यूट करके रिएक्शन कराई जाती है। बेसिक फंडे हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो हमें केमिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए। तो एक्वस स्टेट में आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, एक ए एक बी, क्या किया आपने, रिएक्शन करनी स्टार्ट की। तो जो अब ये दोनों, अब देखिए फाइनली तो क्या होगा, दोनों के दोनों एक टेस्ट ट्यूब में हो जाएंगे ना, मिक्स हो जाएंगे जब। तो इसमें जो लोअर रिएक्टिव मेटल का जो सॉल्ट हो बनेगा बाद में, वो जनरली हमेशा मोस्टली प्रेसिपिटेट कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, एक सॉलिड सब्सटेंस उस जो टेस्ट ट्यूब में जिसमें मिक्सिंग हुई है उसमें नीचे बैठ जाएगा, और उसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा कंपाउंड नीचे बैठ जाएगा। सही है। ये सॉल्यूशन में मिक्स रहेगा और ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सही है। चलिए आगे अभी करेंगे। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत बेसिक है भाई साहब। एक्सोथर्मिक,
एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शंस के अंदर होता क्या है कि रिएक्शन जब होती है तो हीट रिलीज होती है। प्रोसेस और रिएक्शन in which heat is released during a chemical reaction। जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें हीट रिलीज होगी, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही है, बहुत आसान से एग्जांपल है। रेस्पिरेशन हो गया, है ना, हम सांस लेते हैं तो ये भी एक तरीके का, इसमें भी हीट रिलीज होती है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिन्हों, जैसे अब मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत इसको उससे भी आसान तरीका, अभी रेस्पिरेशन ये तो थोड़ी वो रिएक्शंस हम लिखेंगे फिर थोड़ी बड़ी बड़ी, बट उससे भी आसान बताता हूँ। कभी भी किसी चीज को, जितने भी कंबशन रिएक्शंस होती है जिसमें हम किसी चीज को जलाते हैं, है ना, वो रिएक्शंस हमेशा ऑलमोस्ट क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी को भी जला दीजिए चीज को, आपको क्या है? हीट मिलेगी। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए मीथेन CH4, ये मीथेन है, ठीक है ना। ये मीथेन गैस को अगर मैं जला दूंगा, और एक चीज बताता हूँ, कंबशन रिएक्शन, अभी इसके साथ ही वर्ड यूज कर लेते हैं, कंबशन रिएक्शन। जब भी कंबशन रिएक्शन की बात आएगी तो मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सही है, किसी भी चीज का कंबशन कराना है तो मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन कराया गया ऑक्सीजन के साथ, और आपका क्या बना? उसमें CO2 और H2O, और उसके साथ साथ ऐसे डेल्टा या फिर कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लिखी होगी। अब वो कितने भी अमाउंट हो उसका, ऐसे कुछ बोल देंगे कि किलोजूल पर मोल, तो किलोजूल जो है बेसिकली वो एनर्जी की एक यूनिट है। किलोजूल पर मोल की, एक मोल सब्सटेंस को जलाने पे कितनी हीट रिलीज हो गई, तो हीट रिलीज हुई मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सही है बेटा। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो भाई देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिनमें उल्टा हीट एब्जॉर्ब की जाती है, हीट उल्टा एब्जॉर्ब की जाती है। रिएक्शंस इन विच हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, हीट उल्टा एब्जॉर्ब की गई है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल डीकंपोजिशन रिएक्शंस। हाँ कि ना, डीकंपोजिशन पढ़ ली है सारी की सारी, एंडोथर्मिक रिएक्शनों में आप डाल सकते हैं। सही है बेटा। चलिए, रिडॉक्स रिएक्शन, ये काफ़ी कमाल है। इवन दो आपके +1 में पूरा एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वहाँ पे वो पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। रिडॉक्स रिएक्शन बेटा देखिए, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रिडॉक्स, रीड से होगा रिडक्शन, रीड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है। अब बात आती है सर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है? डरो मत, सब बताऊंगा भाई। रिडक्शन जो है बेटा, रिडक्शन एक प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस, जनरली 10th के हिसाब से हम बोल देते हैं ऐसा कि कोई चीज़ अगर हाइड्रोजन को ऐड कर ले, कोई चीज़ हाइड्रोजन को ऐड कर ले तो उसका रिडक्शन हो जाता है। हालांकि ये बात कंप्लीटली सही नहीं है, ये बात कंप्लीटली सही नहीं है। हमें अगर प्रॉपर रिडक्शन को समझना है तो हम ये कहेंगे कि रिडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस में जो कोई एलिमेंट है, सब्सटेंस क्या एलिमेंट से या फिर मतलब एटम से मिलकर बना है, उसमें वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा ले। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब बेटा देखिए, एक चीज बताता हूँ, जब भी कोई प्योर सब्सटेंस होता है तो ना तो उसने उस वक्त इलेक्ट्रॉन किसी से लिए होते हैं, ना उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं, तो वो होता है अपनी प्योर फॉर्म, स्टेबल फॉर्म, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस वक्त 0, मतलब ना इलेक्ट्रॉन लिया ना इलेक्ट्रॉन दिया, दैट इज
जीरो फॉर्म, सही है जी, एक तरीके से जीरो फॉर्म में भाई, ना उसने इलेक्ट्रॉन दिया ना वो ऑक्सीडाइज है ना वो रिड्यूस है। तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देता है, बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता है, किसी को दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो उसने क्या किया, इसलिए में नेगेटिव चार्ज दिया, और जब वो नेगेटिव चीज दे देता है तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और अगर उसने नेगेटिव चीज ले ली, यहाँ पे केमिस्ट्री के टर्म में नेगेटिव चीज क्या है मेनली हमारी, इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर किसी चीज ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका हो जाता है रिडक्शन। तो मैं रिडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से बोलूंगा, दैट इज बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एकदम परफेक्ट टर्म है वो ये है। हालांकि हम बोल देते हैं कि भाई गेन या फिर मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं। असलियत में ऐसा क्यों बोला जाता है, इसका भी मैं रीजन देता हूँ कि गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन क्यों बोलते हैं। दरअसल क्या होता है, हाइड्रोजन अगर थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का आइडिया होगा तो हाइड्रोजन हमारा सबसे पहला एलिमेंट और फर्स्ट ग्रुप में होता है, और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स पहले जो ग्रुप है ना हमारा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, ये हैं हमारे ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन की भी जनरल टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो दूसरी चीज है वो असलियत में हाइड्रोजन से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को देखो, हाइड्रोजन ने लूज किया तो वो दूसरी जो भी चीज है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगी जो हाइड्रोजन दे रही है। तो इस वजह से उस चीज का हो जाता है रिडक्शन, उस चीज का हो जाता है रिडक्शन। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, बेहतर टर्म है असलियत में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। जबकि अब देखो गेन ऑफ या फिर रिएक्शन, इसे ना वैसे बेहतर इसके लिए होगा कि हम इसे बोले रिएक्शन विद है ना, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन इज बेसिकली रिडक्शन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जनरली टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, और वो जो दूसरी चीज है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। सही है बेटा, तो दैट इज आर रिडक्शन, सही है। ऐसे ही अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं, तो भाई साहब ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग लॉस्ट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सही है बेटा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ असलियत में, या फिर ये आपकी 10th की टर्म्स में जनरली ऐसा बोल दिया जाता है कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब कोई चीज रिएक्शन करती है तो उसका रिडक्शन हो जाता है। मैं फिर वही बात बोलूंगा, ये बात 100% सही नहीं है, बट आपका 10th तक काम चला देगी। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो बहुत सही है टर्म्स के मायने में और जो चलेगी हर जगह। दूसरी जो आपके 10th के हिसाब से भी है, ठीक है बेटा। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऐसा क्यों बोला गया, देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्शन करती है तो बना लेती है CO2, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि प्योर फॉर्म में हर चीज अपनी जीरो स्टेट में होती है, क्यों, ना इसने इलेक्ट्रॉन लिया होता है ना दिया होता है, ठीक है। अब जब ये दोनों मिलके CO2 बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन असलियत में एक तरह से ऑक्सीजन को दे चुका होता है। तो यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगी +4 स्टेट कि इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और 2 ऑक्सीजन पे आ जाएगी -2 सही है बेटा। 2 ऑक्सीजन पे -2 मतलब -4, इससे +4, दैट्स वाई द होल कंपाउंड इज न्यूट्रल इन नेचर, उसका न्यूट्रल रहता है। अब इसमें हुआ क्या असलियत में, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, किसने, कार्बन ने। क्यों किया है, क्योंकि इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई। अब ऑक्सीजन जो है, अब जैसा कि इस साल पीरियोडिक टेबल चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका मतलब है बेटा कि एलिमेंट्स की टेंडेंसी, जितने भी एलिमेंट है ना सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी है, एलिमेंट्स की टेंडेंसी टू आइदर गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वर्ड है वो होता है कि जब दो एलिमेंट्स आके आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो बेसिकली वो बॉन्ड बनते हैं 2 रीजन से, या तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से या फिर शेयरिंग की वजह से, सही है ना। या तो इलेक्ट्रॉन मतलब एक ने दे दिया एक ने ले लिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा दोनों मिलके बना ले, शेयरिंग करके बना ले। तो जब
कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में आके शेयर करते हैं तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, उसे अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है जी, क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कुछ की कम है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो हमारी क्या है, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये काफी क्या है, ये सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के अलावा ये किसी के भी साथ जाके जुड़ेगा ना, तो ये उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इतना सिंपल है। सही है जी। अब जब ये खींचेगा तो वो चीज क्या करेगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन देयर इज अ रिएक्शन विद ऑक्सीजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, सो देयर विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एलिमेंट साइड। हाँ के ना? तो इस वजह से उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। सही है। एक प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को दे देना, या फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सही है बेटा। अब एग्जाम्पल लिखना है सर रिडॉक्स रिएक्शन का। कोई भी रिएक्शन लिख दो, C+O2 CO2। सर ये तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिखेंगे। बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिखेंगे क्योंकि रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। सर आपने देखा, सर ये रिडॉक्स कैसे है? बेटा सुनो, इसमें इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से -2 चली गई तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। कार्बन का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन, तो ओवरऑल क्या हुआ है? रिडॉक्स। एक चीज बताता हूं, अगर किसी रिएक्शन में एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी का रिडक्शन होगा ही होगा। तो कोई भी प्रोसेस जिसमें आपको ये पता लग रहा है कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी ना किसी चीज का रिडक्शन होगा, तभी वो प्रोसेस हो सकता है। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा सुनिए, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक सा फंडा है। हमने अपने घरों में देखा है कि भाई मतलब एजेंट्स आते हैं अलग अलग चीज़ों को, कोई किसी चीज़ को बेचने, कोई किसी चीज़ को बेचने। LIC वाले LIC बेचने आते हैं भाई, हाँ के ना? तो जो LIC बेचने आने हम क्या बोलते हैं? LIC एजेंट्स। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब कोई रिएक्शन होती है, ठीक है बेटा, जब कोई रिएक्शन होती है, हमने अभी पिछले उसमें देखा कि इसमें कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। सही है। तो असलियत में अगर बोला जाए, मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन ने कार्बन का ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीजन ने कार्बन का ऑक्सीडेशन कर दिया। या फिर मैं दूसरे टर्म में ये भी तो बोल सकता हूं कि कार्बन ने ऑक्सीजन का रिडक्शन कर दिया। हाँ कि ना? मैंने क्या बोला था अभी? अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा ही होगा। तो बेटा अब बहुत बेसिक सी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, किसकी वजह से? इसकी वजह से। इसका हुआ है रिडक्शन, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ, नहीं कि बोल सकता कि भाई ऑक्सीजन जो है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन जो है ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई देखिए सिंपल सा फंडा है, जिसका खुद का होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरे को रिड्यूस किया होगा, दूसरे को रिड्यूस किया तो क्या हो गया? वो एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका होता है रिडक्शन तो दूसरे का होता है ऑक्सीडेशन, तो मतलब उसने ऑक्सीडेशन किया तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना बेसिक है। जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। सही है। चलिए भाई नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जब कोई दो मेटल के सॉल्ट हैं, जैसे पहला ये Ma कोई एक मेटल का सॉल्ट है, दूसरा कोई B मेटल का सॉल्ट है। जब दो मेटल के सॉल्ट्स की रिएक्शन होती है जनरली, तो होता क्या है, यहाँ क्या होगा? इफ मैं एज्यूम कर लूँ कि इफ Ma इज मोर रिएक्टिव देन Mb, अगर Ma ज़्यादा रिएक्टिव है Mb से तो Ma विल डिस्प्लेस Mb, है ना? A मेटल B मेटल को डिस्प्लेस कर देगा।
तो नया सॉल्ट बन जाएगा इसका। जैसे ये सॉल्ट, ये किसी चीज़ का है, ये मतलब ऐसी सॉल्ट बना, इसे सॉल्ट 2 बोल देता हूँ। ये सल्फेट का है, क्लोराइड का है, सल्फेट का है, नाइट्रेट का है, वॉटेवर, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, Ma सॉल्ट 2, है ना, सॉल्ट 2 का नाम दे दिया। और ये क्या बन जाएगा, Mb सॉल्ट 1, हाँ के ना। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि इफ Ma इज मोर रिएक्टिव देन Mb, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो लोअर रिएक्टिव का मेटल सॉल्ट बनेगा वो नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बने उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और वर्ड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वर्ड सुनिए, न्यूट्रल, न्यूट्रल कर देना एक दूसरे को। तो ये रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो किसी एसिड और बेस के बीच में होती हैं, एसिड और बेस के बीच में होती हैं। अब आपको पता ही है एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं सॉल्ट और उसके साथ साथ पानी, सही है। तो होता क्या है आपको पता ही है, एसिड का बेसिक फंडा क्या है, एसिड गिव्स H+ आयंस इन दी सॉल्यूशन। एसिड H+ देता है, बेस OH- आयन देता है। तो ये दोनों आयन जुड़ के पानी बना लेते हैं। H+ ने OH को न्यूट्रलाइज कर दिया या फिर OH- को H+ ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस and they form a salt and water, such reactions are known as what, neutralization reaction. Or you can say reaction in which there is formation of water. Formation of water is known as a neutralization reaction. जनरली एसिड बेस की ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि हर पानी बनाने वाली रिएक्शन को मैं बोल दूं, बट वैसे हम बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। रिएक्शन जिसमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देंगे, या फिर अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ जी, अब इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आर डेली। अब देखिए भाई, डेली मैंने क्या बोला, जितनी भी रिएक्शन है सब में हमारा क्या हो रहा है, रिएक्शंस कुछ ना कुछ होती रहती हैं, रिएक्शंस कुछ ना कुछ होती रहती हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में कि किस तरीके से ये रिएक्शन हो गई है वो हो गई। अब जैसे बहुत बेसिक सी बात है, घर पे खाना बनता है, खाना अगर गलती से रात को बाहर रह जाए, है ना, तो अगले दिन स्मेल आने लगती है। स्मेल आने लगती है तो हुआ क्या होगा, खाना, जिसे हम बहुत बेसिक टर्म में बोल देते हैं कि खाना सड़ गया है ना, स्मेल आने लगी, खाना सड़ गया। या फिर कभी मान लीजिए कोई फ्रूट पड़ा रह गया गलती से फ्रिज में पीछे की साइड, वो सड़ गया। फ्रिज में तो जल्दी से खराब नहीं होता बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर, बट अगर मान लीजिए बाहर रह जाए तो 2 दिन बाद उसमें स्मेल आने लगती है। तो ये असलियत में होता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो एनवायरमेंट की ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके, अब देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब हमारी डेली लाइफ में जैसे मैंने बताया क्या हुआ, खाना था गलती से बाहर रह गया, सड़ गया, तो वो उस खाने का ऑक्सीडेशन हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब उसके दो यहाँ पे मेन वो हैं, वन इज कोरोजन, सेकंड इज रेंसिडिटी। वन इज कोरोजन एंड सेकंड इज रेंसिडिटी। देखिए बेटा, कोरोजन आपको पता ही है, रस्टिंग, जंग लग जाना, है ना। हम भाई अपने घर पे कोई लोहे की चीज लेके आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेंट करते हैं उसे। क्यों पेंट करते हैं, क्योंकि अगर हमने उसे पेंट नहीं किया तो वो जो चीज है वो आसपास के मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके रस्ट लग जाएगा, उस पर खराब हो जाएगी, है ना। आपने देखा होगा बाइक्स पे भी कहीं कोनों पे थोड़ा बहुत जंग लग जाता है या साइकिल्स पे लग जाता है, तो वो क्या होता है, आसपास की ऑक्सीजन और मॉइस्चर उस मेटल के साथ जाके रिएक्शन कर लेती हैं और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं रस्ट। सही बात है। जैसे आयरन के केस में जब ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्शन होती है बेसिकली, है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें वो बना लेता है बेटा Fe2O3.XH2O। ये क्या करता है असलियत में, आयरन ऑक्सीजन और एनवायरमेंट में से पानी को लेके कंपाउंड बना लेता है ब्राउन कलर का, है ना। रस्ट किसका होता है, बेसिकली ब्राउन कलर का होता है। तो यही है हमारा फॉर्मूला किसका, रस्ट का। सही है। तो आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग, व्हेन इट रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर ऑफ द सराउंडिंग, इट विल फॉर्म रस्ट। सही है बेटा। तो ये एक एग्जांपल है, कोरोजन इसे ही बोलते हैं बेसिकली। हम अगर डिफाइन करना चाहें तो इट इज काइंड ऑफ, यू कैन से, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल।
धीरे धीरे मेटल को खराब करते रहना, ठीक है ना, स्लोइंग ईटिंग अप ऑफ मेटल वाइल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड वाटर फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हमारा कोरोजन। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी बेटा एक तरीके से वही है खाने का सड़ जाना। जब कोई हमारा खाना है जिसके अंदर ऑयल है ना, कोई ऑयल या फैटी वो फूड है एक तरीके से जिसपे मतलब ऑयल है या घी है, कोई भी चीज़ है, वो एनवायरनमेंट में रह जाए तो वो उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, जो ऑयल है या फैट है वो रिएक्शन कर लेता है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, खाना हमारा सड़ जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी, सड़ जाना खाने का। अब आपने देखा होगा कि सब्जियां रह गई खराब पड़ी हुई हैं, या फिर कोई जैसे फेंक देते हैं ना लोग ऐसे ही कि भी पत्ते पड़े हुए हैं वो सड़ जाना, वो सब रेंसिडिटी का ही एक तरीके से प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी मतलब डेली लाइफ में ये दो इसके बहुत आसान से एग्जाम्पल हैं हमारे, और इन सभी प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उस चीज़ का। अब जैसे एक चीज़ बताता हूँ, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट होते हैं, है ना बेटा, चिप्स के पैकेट्स में एक गैस भरी होती है जिससे कि उसका क्या होता है, वो क्रंची रहते हैं, चिप्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं, उन पे लिखा भी होता है कि अगर इसकी गैस लीक है या फिर किसी वजह से इसका पफ कम हो रखा है तो इसे ना खरीदें। रीज़न, चिप्स हमारे ऑयली, पोटैटो चिप्स बेसिकली क्या है, ये लेज या कोई भी क्या है, ये बेसिकली हमारे पोटैटोज को एक तरीके से फ्राई किया हुआ है काइंड ऑफ, हाँ के ना। अब उनमें अगर गलती से कोई होल हो गया या किसी वजह से उसकी गैस लीक हो गई है तो उससे होता क्या है कि वो फूड बाहर की मॉइस्चर से रिएक्शन करके सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, सील जाएगा, है ना, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सील गया भाई, है ना। तो असलियत में उससे बचाने के लिए हम उसके अंदर एक गैस भरते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। क्या भरते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन असलियत में क्या है, N2 जो है बेटा, ये होती है इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब दिस इज नॉन रिएक्टिव, ये नॉन रिएक्टिव है, ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करती है, ये उसे ऑक्सीडाइज नहीं करती है, उल्टा उसे ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। ठीक है बेटा, इसलिए उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं जिससे कि वो सीले ना, खराब ना हो। समझ में आती है बात। तो ये हमारे कुछ प्रोसेस हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं ऑक्सीडेशन के, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। ठीक है जी, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड इतने लंबे लेक्चर को सुनने के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इतना सुना। बाकी कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी है, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस या वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस, जो भी जिस तरह का इस बार का परफॉर्म आना है, वो सब चीज़ें, जैसे कि ऑलरेडी CBSE का वो आ चुका सैम्पल पेपर, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो रेगुलर हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू।